students, hope you all are fine. So welcome again to the sociology class, continuing with the same chapter, chapter number 3, understanding social institution. Yesterday we have discussed about the marriage, its characteristics and problems. Today we will discuss about the kinship. What is kinship? Definition. According to Murdoch, every adult in every human society is generally related to two nuclear families. The first of these is the family in which he is born and which includes his parents, brothers and sisters. The second type of family is that which the individual set up through marriage and which includes husband, wife and their children. The relationship formed by both these types of families, ancestors and successors, are called kinship. So according to the Murdoch, every individual is related to the two type of families. First is related to the blood relation and second is related to the marriage, है ना. तो फर्स्ट में जो होते हैं वो मोस्टली ब्रदर्स एंड सिस्टर और पेरेंट्स होते हैं. सेकेंडली के बाद हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं, है ना. तो ये जो कह सकते हैं ये अरेंजमेंट जो है सोसाइटी का, इसको हम क्या बुलाते हैं? किनशिप. नाउ द बेसिस ऑफ किनशिप. अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन, किनशिप हैज 6 इंपॉर्टेंट बेसिस. फर्स्ट इज सेक्स. The terms brother and sister indicate not only the biological relation but also indicate the sex of the blood relation. According to this, जो brother and sister होते हैं वो biological relationship जो होती है उनकी biological होती है और blood relation होती है ना. Second is generation. The terms father and son indicate two generations on the one hand and close ब्लड रिलेशन ऑन द अदर हैंड. जनरेशन के उससे क्या है कि फादर और सन क्या इंडिकेट करते हैं? 2 जनरेशन है, फादर की जनरेशन, एक सन की जनरेशन, और साथ ही साथ ये क्या है, और एक क्लोज रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं कि आपस में दोनों की जो रिलेशनशिप है वो क्लोज है ना. फादर और सन की रिलेशनशिप तो क्लोज होती है, ठीक है ना. Next is closeness. The relationship with the son-in-law and father, sisters, husband is based only on closeness and not on any blood relationship. जो रिलेशनशिप होता है सन इन लॉ के बीच या जो फादर्स की सिस्टर के हस्बैंड होते हैं जिन्हें हम फूफा जी भी कहते हैं, है ना, उनके बीच ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है इन लोगों के बीच. जो सन इन लॉ होता है ब्लड रिलेशन से तो पता है, तो आफ्टर ये मैरिज वाले रिलेशनशिप होते हैं जो आफ्टर मैरिज बनते हैं, तो इनमें ब्लड रिलेशन नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोजनेस होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं ये जो रिलेशंस होते हैं हम लोगों के लिए. दीज रिलेशनशिप आर ऑलमोस्ट एज क्लोज एज द ब्लड रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे लिए ब्लड रिलेशन जितने ही क्लोज होते हैं, है ना. ब्लड रिलेशंस. द किनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइनेज सच एज ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडसन एक्सेट्रा. जो ब्लड रिलेशन है उनको डिवाइड किया गया है लाइनेज के अकॉर्डिंग, जो कि ग्रैंडफादर, फादर, सन और ग्रैंडसन के अकॉर्डिंग है. डिवीजन. ऑल किनशिप रिलेशंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. 2 ब्रांचेस हैं किनशिप डिवाइडेशन की. फादर्स फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि एक तो पैटर्नल है, एक मदर्स फादर, एक मैटरनल है. पैटर्नल अकॉर्डिंग टू फादर एंड मैटरनल अकॉर्डिंग टू मदर, है ना. There are others like brothers daughter and sisters daughter, son and daughter's son. ये और जो ये रिलेशनशिप है जो वो इस तरीके से ही आगे चलती रहती है, जैसे कि ब्रदर की डॉटर है, फिर सिस्टर की डॉटर है, सन का सन है, डॉटर का सन है. ये आगे रिलेशनशिप इसी तरीके से कैरी ओवर होती रहती है, ठीक है ना. बाइंडिंग थ्रेड. The binding thread is certain
relations is close. For example, the relationship of a father-in-law is based on the binding thread either of the husband or that of the wife. बाइंडिंग थ्रेड में हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है ये काफी क्लोज होते हैं, है ना, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप नहीं होते, जैसे कि फादर इन लॉ, है ना, या फिर एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशन होता है ये ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक बाइंडिंग थ्रेड के से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं ना रिश्तों के धागे, है ना, तो वो उससे क्लोज रहता है, काफी क्लोज रिलेशनशिप होते हैं ये, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप नहीं होते। ठीक है, तो बच्चे बेसिस ऑफ किनशिप हम एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना ये। फर्स्ट ये हैरी एम जॉनसन ने 6 टाइप्स के किनशिप बताए। फर्स्ट इज सेक्स, इसमें क्या था कि ब्रदर और सिस्टर बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप पाया जाता है इनमें। जनरेशन है, फादर एंड सन इंडिकेट करते हैं टू जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में फादर, सेकंड जनरेशन में सन आया, फिर लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन है तो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। थर्ड इज क्लोजनेस था, क्लोजनेस में जैसे कि सन इन लॉ, या फिर हम कह सकते हैं फादर सिस्टर्स हस्बैंड, फादर की जो सिस्टर है उनके हस्बैंड, यानी कि कह सकते हैं फूफा जी कहते हैं जिनको हम, और जो सन इन लॉ होते हैं उनकी जो हम लोगों से जो रिलेशनशिप होता है वो ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं होता, लेकिन काफी क्लोज रिलेशनशिप होता है। फोर्थ इज ब्लड रिलेशन, द किनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइनेज। लाइनेज के अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन को डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, सन, फिर ग्रैंडसन, है ना। तो फिफ्थ इज डिवीजन, ऑल किनशिप रिलेशंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस में जो किनशिप रिलेशनशिप है उनको डिवाइड किया गया है। फादर्स फादर यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, मदर्स फादर यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। इसी तरीके से देयर आर लाइक ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, सन एंड डॉटर सन, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और बाइंडिंग थ्रेड में क्या था, बाइंडिंग थ्रेड में था कि कुछ सर्टेन रिलेशनशिप इस तरीके की है कि जो हमारी ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन बाइंडिंग थ्रेड के से वो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स में होते हैं, जैसे कि फादर इन लॉ या फिर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है, वो एक बाइंडिंग थ्रेड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप रिलेशंस। किनशिप रिलेशंस हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर में जो किनशिप रिलेशनशिप है वो एक काफी महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हैं रखती है। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी आर डिटरमाइंड in tribal and rural societies through kinship relations. System of production, consumption and political power and authority are determined in tribal और rural areas में जो production है, consumption है, political system है या फिर authority है, वो किसके बेस्ड पे होती है, kinship relations पर डिपेंड करती है ना, क्योंकि इन सब में प्रोडक्शन में कंजप्शन, पॉलिटिकल पावर, ये सब इन सब में जो रिलेटिव है ना वो ही कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में तो रिलेटिव ही लगे हुए होते हैं इन सब चीजों में, है ना। प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर होता है उसमें भी सब लोग घर के लोग ही वर्क करते हैं। वहां पे जो पॉलिटिक्स होती है रूरल एरियाज में उसमें भी सभी जो ये किन मेंबर्स होते हैं ना इनकी ही कह सकते हैं कि भागीदारी होती है। ठीक है, On the occasions of marriage and family functions, the importance of kinship relation is very great. जब occasion होता है, घर में कोई marriage होती है, घर में कोई function होता है, तो ये kinship relations जो है इनकी importance तब हमें नजर आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना जो रिश्तेदार होते हैं उनके मजा नहीं आता फंक्शंस में, तो इनकी इम्पोर्टेंस वहां पता चलती है कि कुछ जो हमारे रिचुअल्स होती हैं कुछ पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं कि रिश्तेदारों पर डिपेंड करती है कि ये वाली रिचुअल इनको करनी है, ये वाली रिचुअल इनको करनी है, तो हमें वहां इम्पोर्टेंस पता चलती है जो हमारे किनशिप रिलेशंस होते हैं। ठीक है, थ्रू किनशिप इट इज डिसाइडेड who can marry, with whom and where and which marital relations are taboo. Through किनशिप के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है कि किसके साथ मैरिज होनी है और किसके साथ जो मैरिज के रिलेशनशिप है वो टैबू है। टैबू यानी कि इनके साथ नहीं हो सकती शादी, है ना। ये ज्यादातर हम कहते हैं ट्राइब्स में होता है ऐसा, जिसमें अपनी ही रिलेशनशिप में शादी होती है, और जो मुस्लिम्स होते हैं उनके यहाँ ऐसे होता है। ठीक है,
Kinship determines family life. Relationships like गोत्रा, कुल, क्लेन एक्सेट्रा. किनशिप डिटरमाइंस करती है फैमिली लाइफ, लाइक जो रिलेशनशिप रिलेटेड होती है गोत्र, कुल और क्लेन से. ये आप मैरिटल रिलेशनशिप के लिए जो टैबू है उसके अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं कि गोत्र, कुल और क्लेन सेम जो होते हैं, सेम गोत्र, सेम कुल, सेम क्लेन में मैरिज अलाउड नहीं होती. ठीक है. On the basis of kinship, the rights and obligations of the members in all the sacraments and religious practices are determined. और kinship rights के according ही obligations members पे लगी हुई होती हैं, उनकी जो responsibilities होती हैं वो उनको बताई जाती हैं, और जो religious practices होती हैं वो determined होती हैं through kinship. 6 is किनशिप रिलेटेड्स द सॉलिडरिटी रिलेशनशिप्स. जो किनशिप रिलेशनशिप होते हैं वो अपने एकता संबंधों को दोहराते हैं, है ना. जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारी एक बेटी की शादी हमने किसी घर में करी, अगर वहाँ पे वो अच्छी तरीके से रह रही है, सब कुछ स्मूथली ठीक चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि वहीं पे फिर हम किसी और बेटी के लिए भी उसी रिलेशनशिप में हम मैरिज के लिए सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो है स्मूथ चल रहा है. ठीक है. In kinship system, the behavioral patterns between two relationships are determined by certain rules, which are called kinship uses. Few of them are as follows. किनशिप रिलेशनशिप में जो बिहेवियर पैटर्न को लेकर जो रिलेशनशिप डिटरमाइन होती हैं, और कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम किनशिप यूजेस कहते हैं. वो ये हैं, देखिए, अवॉइडेंस यूजेस. फर्स्ट इज अवॉइडेंस यूजेस. इन सम रिलेशंस अ सेफ डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ. अवॉइडेंस यूजेस इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है अवॉइड करना है ना. ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है दो रिलेटिव्स को आपस में, जैसे कि फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के जो रिलेशनशिप होंगे. आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा, जो फादर इन लॉ होते हैं उसके जो बहुएं होती है, जो कि डॉटर इन लॉ होती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, है ना. उनसे थोड़ा बातें कम होती हैं. आप अपने घर फैमिली में भी देखते होंगे, है ना. नेक्स्ट है जोकिंग रिलेशनशिप. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल जीजा, साली और साला बहनोई, ये जोकिंग रिलेशनशिप होता है. जोकिंग रिलेशनशिप जिसके साथ हम मजाक कर सकते हैं, है ना. ये वो वाले रिलेशनशिप होते हैं जैसे कि जीजा साली और साला बहनों के जो रिलेशनशिप होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि वहां मजाक चलता है, जोक्स चलते हैं. नेक्स्ट इज टेक्नोनेमी. टेक्नोनेमी में क्या होता है, इन ऑर्डर टू टॉक टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, साइन इज यूज्ड एज अ मीडियम. टेक्नोनेमी एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि टर्म है, जिसमें कि किसी भी पर्सन से अगर हमें किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है तो हम एक मीडियम, एक साइन लेके चलते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडियन विलेज वाइफ इज नॉट अलाउड टू कॉल हर हस्बैंड, सो शी मे एड्रेस हिम एज अ गुड्डूज पापा, और इफ हर हस्बैंड्स नेम इज सूर्या देन शी मे पॉइंट आउट टूवर्ड्स द सन टू टेल हर हस्बैंड्स नेम. इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्सन को बुलाना है, मतलब एक पर्सन को अगर हमें बुलाना है या फिर हमें उससे बात करनी है, तो हमें एक साइन, एक मीडियम यूज करना पड़ता है. जैसे कि हमारे जो इंडियन विलेज है, हमें इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. तो क्या है कि हस्बैंड को अगर वाइफ को बुलाना है तो वो क्या करके एड्रेस करेगी, गुड्डू के पापा, है ना. या फिर अगर उसके हस्बैंड का नाम देखो इसमें बताया है कि सूर्या है, तो वो सन को पॉइंट आउट करेगी कि, है ना. तो इस तरीके से ये टेक्नोनेमी जो टर्म है वो इस तरीके की है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस education as a social institution. So firstly, what is social institution? It is a structure of society that is organized to meet the needs of people, mainly through well established patterns. There are certain rules and regulation and norms in every institution. क्या है institution? structure है, organized structure है जो कि
जिसके कि अपने वेल एस्टेब्लिश पैटर्न है, जो वेल एस्टेब्लिश पैटर्न के थ्रू लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है, और अपने कुछ रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंस्टीट्यूशन है ही एक रूल्स रेगुलेशंस का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, नाउ education. Emile Durkheim said education is the action exercised by older generation upon those who are not yet ready to social adult life. एजुकेशन एक एक्शन है, एक एक्सरसाइज है उन लोगों ओल्डर जनरेशन के द्वारा उन लोगों के ऊपर जो कि सोसाइटी में एक एडल्ट लाइफ कह सकते हैं जीने के लिए रेडी नहीं है। या फिर इसका सीधा मतलब ये है कि ये एक जो ओल्ड जनरेशन के द्वारा जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको क्या करना है, सोशलाइज करना है, सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर करना है, इसके लिए इसको इमाइल दुर्खाइम ने क्या कहा है, एजुकेशन कहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन इज एवरलास्टिंग एंड लाइफ लॉन्ग। एजुकेशन क्या है, एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एवरीवन कैन बी एजुकेटेड। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एजुकेशन ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो। एवरीवन कैन बी एजुकेटेड, हर कोई एजुकेटेड बन सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इनफॉर्मल, everything you learn in the informal manner from you, your family, friends. Informal जो कि आप लाइफ लॉन्ग चलती है, जो आपको अपने एक्सपीरियंस से मिलती है ना, जो कि आपको फैमिली से मिलती है, फ्रेंड से मिलती है, नेबरहुड से मिलती है, या जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। यू लर्न वैल्यू, नॉर्म्स, कस्टम्स एक्सेट्रा ऑल्सो फ्रॉम द सोसाइटी। जितनी भी हम नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, है ना, कस्टम्स हैं, जो भी सीखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, है ना। इट इज यूजली अ स्मॉल ग्रुप विच टीच अस इन मोर ओरल कम्युनिकेशन, जो कि प्राइमरी ग्रुप से सीखते हैं हम। ओरल कम्युनिकेशन होती है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, एटिकेट्स, और जिन्हें हम कह सकते हैं कि इनको विश करना है ना, और रिचुअल्स फॉलो करनी है अपनी, दैट ऑल आर इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, दिस नेवर स्टॉप्स एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ। दिस नेवर स्टॉप्स, कभी स्टॉप नहीं होती है जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं ना, एवरी डे न्यू एक्सपीरियंस हमें होते हैं। दिस इज कन्वेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटीमेशन, इंटरेक्शन एंड डूइंग व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। ये कन्वे कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन से। हम देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं रोज। इंटीमेशन, इंटरेक्शन, लोगों से जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है उतनी नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, और इस चीज से कि लोग हमसे क्या चाहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, इनसे हमें सीखने को मिलता है। फैमिली, फ्रेंड्स ऑल्सो टीच यू मैनर्स, एटिकेट्स एंड टीच यू हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली, फ्रेंड हमें क्या सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, एटिकेट्स सिखाते हैं, कैसे हमें बिहेव करना है सोसाइटी में, है ना। एज अ गुड सिटीजन हमें किस तरीके का बिहेव सोसाइटी में करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए वैलिड, सोसाइटी में वैलिड है ना। नाउ फॉर्मल एजुकेशन। Proper rules and regulations happen in a formal institution with a fixed curriculum. एक fixed curriculum के साथ proper rule regulations के साथ जो आपको education दी जाती है, that is called formal education. जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ये क्लासरूम टीचिंग होती है, जैसे अब चल रही है, एक प्रॉपर रूल है, रेगुलेशन, एक टाइम टेबल है, करिकुलम है, इसी के थ्रू आपको चलना है। आफ्टर दिस आपको मेरिट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, और ये एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है। ट्रेन प्रोफेशनल टीचर्स आर पेड अ सैलरी टू टीचर्स। आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं प्रोफेशनल होते हैं और इसके लिए वो उनको सैलरी मिलती है ना। देयर आर रिटन एग्जामिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर चीज का, है ना। It has a clear-cut scheme of teaching and developing knowledge and personality of the students through desired means to achieve a desired goal, and there is a written set of aids like book, blackboard, etc. इस एक clear-cut scheme है
कि इस तरीके से बच्चे की डेवलप करनी है, नॉलेज डेवलप करनी है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। ये आपके मीन्स हैं जिनके थ्रू जो डिजायर्ड गोल है वो आप बच्चों को अचीव कराना है ना। और सब कुछ रिटर्न एड्स में आपको फैसिलिटेट कराया जाता है, जैसे कि बुक्स हैं, ब्लैक बोर्ड है ना। जो जितने भी एड्स हैं रिलेटेड टू द फॉर्मल एजुकेशन वो सब कुछ एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। involve departing knowledge through systematic and organized manner wise। ये आप सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, सिस्टमैटिक तरीके से जो नॉलेज है वो दी जाती है। ठीक है। रेफर्स टू स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर सेटअप। जो स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन होती है फॉर्मलाइज होती है, स्ट्रक्चर होता है, अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू ऐसे एजुकेशन दी जा रही है। और ये एजुकेशन एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है। जैसे किसी को बीए करना है, किसी को बीबीए करना है, किसी को बीटेक करना है, तो वो करने के बाद वो फिर जॉब में चले जाते हैं, या है ना, किसी को आईएएस पीसीएस करना है तो वो फिर वहां चले जाते हैं। तो एक एज पे आके ये जो आपकी एजुकेशन है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्वायर फॉर्मल इनफॉर्मल नॉलेज। एक्वायर करनी है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप की नॉलेज, और मोल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इन मॉरल, सोशल एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के थ्रू जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी है उसको मोल्ड करना है। एम क्या है? टू इंटीग्रेट यू इनटू द सोसाइटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू ब्लेंड इनटू सोसाइटी। किस इंडिविजुअल की जो कहते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, जिससे कि वो सोसाइटी में मोर ब्लेंड हो जाए, सोसाइटी में सरवाइव कर सके, है ना। इस तरीके से जो बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, ये किसका वो है, गोल है, एजुकेशन का गोल है ना। Now the education in simple society and modern society. In simple society, more informal education. Simple society में informal education को ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस दी जाती थी. In modern society, more formal education. Modern societies में formal education को इम्पोर्टेंस दी जाती है. Learn mainly from family, elder, etc. in the village. जो रूरल एरियाज में थे वहां पर ज्यादातर फैमिली और एल्डर जो कि बड़े थे उनके थ्रू ही बच्चे की जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो पूरी हो जाती थी, वो दी जाती थी. लेकिन इन मॉडर्न सोसाइटीज जो अर्बन एरियाज हैं लर्न मेनली फ्रॉम टीचर और स्पेशलाइज जो ट्रेन टीचर हैं उनके थ्रू एजुकेशन दी जाती है. डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन एज सेक्स. डिवीजन ऑफ लेबर किसके थ्रू होता था सिंपल सोसाइटीज में? एज और सेक्स के थ्रू. कि बॉय है तो ये काम करेगी, गर्ल है तो ये काम करेगा, और इसकी इतनी एज है तो ये वाला काम करेगी, और इसकी इतनी एज है तो ये वाला. ठीक है. उसके थ्रू सेक्स और एज के थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता था. बट इन मॉडर्न सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड स्किल. डिवीजन ऑफ लेबर जो मॉडर्न सोसाइटीज है किसके बेस पे होता है? क्वालिफिकेशन और स्किल के ऊपर, है ना. अगर आप डॉक्टर हैं तो आप क्या कहते हैं, आप मेडिसिन देंगे, है ना. अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ये काम करेंगे. सबके लिए सब काम नहीं थे, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आ गया था, है ना. ओरल कम्युनिकेशन होता था सिंपल सोसाइटीज में, और मॉडर्न सोसाइटीज में ओरल और रिटन दोनों तरीके का कम्युनिकेशन चलता है. यूजुअली इन द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन द सेम वर्क. एग्रीकल्चर. सिंपल सोसाइटी में क्या होता था? पूरी फैमिली ही किसी एक वर्क में इन्वॉल्व होती थी, लाइक एग्रीकल्चर. क्योंकि जो रूरल एरिया से प्रिमिटिव सोसाइटी में, सिंपल सोसाइटी में ज्यादातर वर्क कौन सा था? एग्रीकल्चर का. तो पूरी फैमिली उसी में इन्वॉल्व रहती थी. वर्क प्लेस एंड फैमिली आर सेपरेट यूनिट्स. इन मॉडर्न सोसाइटीज वर्क प्लेस एंड फैमिलीज ऐसा सेपरेट यूनिट की तरह वर्क करते हैं ना. वर्क की जगह अलग है और घर अलग है. ठीक है. वैल्यूज आर लेड डाउन बाय पंचायत रूल्स नॉर्म्स. और वैल्यूज कैसे चलती थी? पंचायत और पंचायत के थ्रू जो रूल्स और नॉर्म्स थी उनको फॉलो कराया जाता था. यूनिवर्सल वैल्यूज आर फॉलोड. इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उनको फॉलो किया जाता है. एवरीवन इज इक्वल. फ्रीडम सबको चाहिए, सबको एक्सप्रेशन क्या की फ्रीडम है ना. सबको इक्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है. नाउ द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज. एजुकेशन गिव्स अस नॉलेज, है ना.
कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में कम्युनिकेशन की जाती है। मोल्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिल्ड्स कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करती है, और हमारा जो करियर है उसको बिल्ड करती है, फॉर्मल एजुकेशन भी और इनफॉर्मल एजुकेशन बोथ है ना। इंटीग्रेट्स द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी, किसी भी इंडिविजुअल को इतना कह सकते हैं कि काबिल बना देती है जो एजुकेशन है कि वो सोसाइटी में सरवाइव कर सके, है ना। और वो दोनों तरीके की एजुकेशन वर्क करती है इस चीज में भी, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, है ना। और सोशलाइजेशन करती है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइज करती है कि हाउ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, ठीक है। मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें अवेयर करते हैं किसके बारे में, एनवायरमेंट्स के बारे में, हमारी सराउंडिंग्स, जैसे कि जी के सब्जेक्ट हुआ, है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज हुआ, ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें इन चीजों के बारे में अवेयर करते हैं। हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अ मीनिंगफुल वे, और हमें किसी भी इंडिविजुअल को रियलाइज कराती है कि कितने पोटेंशियल है और किस तरीके से सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑफ अ कंट्री इन ऑल फील्ड्स। कंट्रीब्यूट्स, कोई भी पर्सन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन क्या कर सकता है कि अपने सोसाइटी का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली हर फील्ड में सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक हिस्सेदारी दे सकता है अपनी, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, है ना। डेवलप्स एंड नेशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑफ पीपल ड्यू टू एक्सपोजर, इट हेल्प्स टू टेक बेटर डिसीजन। एजुकेशन किस चीज में हेल्प करती है, नेशनल थिंकिंग मेकअप होती है और रीजनिंग पावर लोगों की बढ़ती है, और कह सकते हैं कि लोग चीजों को साइंटिफिक नजरिए से देखने लगते हैं, और हेल्प होती है इसमें कि बेटर डिसीजन मेकिंग में लोग अपने डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाते हैं आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड पीपल में यही डिफरेंस होता है ना। परहैप्स एन इंडिविजुअल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग फॉर अ बेटर लाइफ, और क्या होता है, एक इंडिविजुअल को इतना स्ट्रांग बना देती है एजुकेशन कि वो अपने खुद के डिसीजन भी ले सकता है, और अपने कह सकते हैं कि पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आगे जीने के लिए वो एबल हो जाता है एजुकेटेड होने के बाद, है ना। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एजुकेशन का ये भी काम होता है कि वो हमारी जो संस्कृति होती है, कल्चर होती है, उसको प्रिजर्व करती है और ट्रांसमिट करती है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। एजुकेशन हेल्प इन ऑक्यूपेशनल एंड स्पाइटल मोबिलाइजेशन, एजुकेशन के थ्रू क्या हेल्प होती है, हमारे करेक्टर बिल्डअप होता है, वो एक चीज अलग है, और ऑक्यूपेशनली हम रेडी हो जाते हैं सोसाइटी में क्या करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में, है ना। तो एजुकेशन के ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं आफ्टर गेटिंग इनफॉर्मल और फॉर्मल बोथ टाइप के एजुकेशन, है ना। So students, today we have learned about the kinship, basis of kinship, its importance, है ना, and education as a social institution. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Jai Hind, bye bye.